उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार साथियों, आप सभी का एनसीईआरटी मस्ती में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अशोक सम्राट जो कि भारत का एक महान शासक कहा जाता है। तो अशोक सम्राट आखिर कौन थे? तो इसके थोड़ा पीछे की ओर जानते जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य हुआ करती थी, जो कि उसका वैभव विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित था और विदेशों में भी काफ़ी उसका वर्णन मिलता है। तो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और एक महत्वपूर्ण शासक थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। उसकी स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान उनके गुरु कौटिल्य अर्थात चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद नामक एक शासक को समाप्त कर और वह मौर्य साम्राज्य स्थापना करता है और वह भारत को बहुत बड़ा विस्तार देता है। तो वो अखंड भारत की अखंड नीति चलाया था, जो कि भारत को एकीकरण किया था। ठीक? तो थोड़ा इसके पीछे की ओर हम जानें तो द मौर्य एम्पायर के बारे में, इसका जो काल है मेरे प्यारे मित्रों, 322 से ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत क्या है? आखिर कोई भी चीज़ हम मतलब हिस्ट्री में जानते हैं तो उसका आखिर क्या स्रोत है कि हम उसके बारे में जान सकते हैं। हम मानते हैं कि पीछे साल कोई चीज़ बीत गया तो आखिर हम कैसे जानेंगे? तो उसके जो स्रोत हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? जो लिखा गया हो, जो जिसको एक पुस्तक में लिखा गया हो, वो साहित्यिक स्रोत है, ठीक? और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, जो पुराने चीज़ खुदाई कर मिलती है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, ठीक? तो मौर्य साम्राज्य के जानने के कितने स्रोत हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2 स्रोत हैं। कौन-कौन? एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में मेरे प्यारे मित्रों, एक आता है भारतीय साहित्य स्रोत, दूसरा आता है विदेशी साहित्य स्रोत। सॉरी, मैं तो लिखना ही भूल गई। दूसरा आता है क्या? विदेशी साहित्य स्रोत। ठीक? तो भारतीय साहित्य स्रोत में जैसे धार्मिक साहित्य स्रोत आता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत आता है। धार्मिक साहित्य स्रोत क्या होता है? तो जो धर्म से संबंधित साहित्य होता है, वो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है, उसी को हम धार्मिक साहित्य स्रोत कहते हैं। तो जो भी ग्रंथ होगा वो किससे संबंधित होगा? धर्म से संबंधित होगा। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, हिंदू धर्म में पुराण। तो ये सब जैसे बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, ये सब जो है वो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब ये क्या होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य? जो धर्म से तटस्थ हो, जो धर्म में विलीन ना हो, तो वो अलग हो धर्म से, मतलब धर्म मतलब यहाँ ये लिया गया मंदिर मस्जिद से, ठीक? तो उसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहते हैं। तो ये जो है ये भी जानकारी देता है किसके बारे में? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसे कि अर्थशास्त्र, आप सब जानते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही जानकारी देता है। कौन? कौटिल्य या चाणक्य जिसे कहते हैं, इसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। क्योंकि जो स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये कौटिल्य का या चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा है मुद्रा राक्षस की विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। तो ये सब स्रोत किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये तो रही खैर, मतलब बात रही एक और। अब दूसरी बात जानते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि मैंने कहा, पुरातात्विक स्रोत मतलब जो पुराने वस्तुएँ मिलते हैं खुदाई कर उसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातत्वविद होते हैं वो खोजते हैं। तो उसमें जैसे कि आता है अभिलेख, मृदभांड, भवन स्तूप। तो अभिलेख क्या होता है? जो कि एक पत्थरों पर या कठोर धातु पर जो उत्कीर्ण किए गए होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। लेख लिखा गया हो किस पर? पत्थर या कठोर
धातु पर जो बहुत दिनों तक रहता है, इसीलिए अशोक के जो शिलालेख है वो अभी तक भी मौजूद है। और अभी हम लोग पढ़कर ये अनुमान लगाते हैं कि अशोक सम्राट ऐसे विचार थे, वैसे विचार थे, ठीक? तो कहाँ से अनुमान लगाते हैं? यही अभिलेख से अनुमान लगाते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख है, ये कौन-कौन रूप में है? तो 3 रूप में है। पहली है पहली है शिलालेख, जो पत्थरों पर लिखा गया हो, शिलालेख। दूसरी है स्तंभ लेख, जो एक स्तंभ बनाया जाता था अशोक सम्राट के द्वारा, उसे स्तंभ लेख। और तीसरी है गुहा लेख। ये भी पढ़ेंगे, ठीक? तो तीस अभिलेख अशोक के कितने हैं? 3 जगह से, एक शिलालेख के बारे में, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक, तो अभी हम पढ़ते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। तो अशोक सम्राट के अभिलेख के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा और किसने सबसे पहले खोज किया, थोड़ा इसकी बेसिक जानते हैं कि अशोक सम्राट के जो अभिलेख थे, सर्वप्रथम स्टीफन और थेलर महोदय ने दिल्ली मेरठ स्तंभलेख अभिलेख की खोज की। खोज किसने किया? तो खोज किया स्टीफन और थेलर महोदय ने। एक मिनट, खोज की लेकिन पढ़ा नहीं, पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप थे। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक अभिलेख को खोज किसने किया, तो टिफन और थेलर महोदय ने। कई सारे एग्जाम में पूछते भी हैं। तो उस अभिलेख का क्या नाम था? तो उस अभिलेख का नाम था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। स्तंभ अभिलेख था, जो कि एक पिलर की तरह बनाया गया था, उस अभिलेख था, ठीक। दूसरी बात है दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेपे नामक एक अधिकारी, कलकत्ता के अधिकारी थे उस समय के, तो जेम्स प्रिंसेपे नामक अधिकारी ने पढ़ा था। तो एग्जाम में आपको आएगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो क्या होगा? टिफन और थेलर महोदय। एक मिनट, अभिलेख में जैसा कि हमने बताया था, एक स्तंभ लेख, गुहा लेख, तो जो और एक शिलालेख। तो यह जो खोजा था सर्वप्रथम, तो वो कौन सा लेख था? मतलब सॉरी, कौन सा अभिलेख था? क्या वो गुहा अभिलेख था, या स्तंभ अभिलेख था, या शिलालेख था? तो वो था स्तंभ अभिलेख। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन। तो आखिर ये समझ गए आप लोग? तो 1837 में पढ़ा था। यह कौन सा अभिलेख था? तो यह था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। कंफ्यूज मत होइए, आगे हम इसका स्पष्टीकरण कर देंगे, ठीक। इन शब्दों के जाल में मत उलझिए अभी, क्योंकि ये एक ऊपरी तौर पर एक जानकारी है। सब जानेंगे कि स्तंभ लेख क्या होता है, उसके अंदर जानेंगे कितने स्तंभ लेख मिले, ठीक। तो अभिलेख की भाषा जो थी, कोई भी अभिलेख है तो उसकी कौन सी भाषा है? तो वो प्राकृत भाषा थी। तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि अशोक सम्राट के अभिलेख की कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत। लेकिन लिपि कौन सा था? तो लिपि जो था वो था ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। यूनानी क्यों था? तो यूनान से उस समय संपर्क था। जैसे कि मेगास्थनीज आते हैं, तो उस समय जो यूनान देश से संपर्क था। जैसे कि आप सब ये भी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी शादी जो होती है वो हेलेना नामक राजकुमारी से होती है। तो उनका एक वैवाहिक संबंध भी था यूनान से, जिस कारण उसका जो लिपि था, लिपि विकास कर लिया था यूनानी। तो उनका लिपि क्या था? अशोक के अभिलेख में कौन-सा मतलब लिपि है? तो ब्राह्मणी, खड़ोष्ठी, अरमाइक, यूनानी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं अशोक के 14 शिलालेख के बारे में। अशोक सम्राट के अभिलेख, जिसमें से कि 3 अभिलेख थे। कौन-कौन? एक स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। सॉरी, प्रथम था शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो जो शिलालेख है, जो कि पत्थरों पर लिखा गया है, आखिर हमें अशोक सम्राट के शिलालेख पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए दोस्तों,
कोई भी चीज़ अचानक नहीं बन जाती। जो आज हमारे संविधान में कोई एक सिस्टम बना है, कोई एक कानून नियम बना है, तो ये अचानक अभी के विचार नहीं है। कई विचार हमारे पुराने ज़माने के होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, जो अभी हमें जीवन में अपनाना चाहिए। और कुछ विचारें ऐसी भी होती हैं, जो हमें समय के साथ त्याग देनी चाहिए। जैसे कि रूढ़िवादी धारणाएँ कुछ भी थे तो वो हमें त्याग देनी चाहिए। लेकिन जैसे कि अशोक सम्राट के जो आप नीति पढ़ेंगे, उनका विचार देखेंगे तो काफ़ी बहुत ही मस्त था, जो कि आज वो इस देश में उपयोगी है। आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे डीपीएसपी में जिस वहाँ भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि पशुओं को संरक्षण दुधारू पशुओं की हत्या नहीं, वहाँ पे संरक्षण देने का योगदान होता है। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनका उसमें जो झलक है उसमें दिखाई देता है डीपीएसपी में। तो ये सब जो सोच है आखिर अशोक सम्राट के शिलालेख या अभिलेख से मिलती-जुलती है। आखिर उस ज़माने में आखिर क्या ख़ासियत थी अशोक सम्राट में जो जिसने इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी और अपने राज्य में लागू भी करता था। उनका प्रमाण है, जब वो अभिलेख खुदवाते थे तो उनका नीति लोग लिखते थे। तो तो शिलालेख 2 तरह के हैं मिले हैं, किसका? अशोक सम्राट के, जो कि एक था दीर्घ शिलालेख मतलब बड़ा अभिलेख मिला है लिखा हुआ, दूसरा लघु शिलालेख। तो यह जो है दीर्घ शिलालेख इम्पोर्टेंट है, यह 14 लेखों का एक समूह है, 14 लेखों का एक समूह है जो 8 स्थान से मिला है। कहाँ कितने स्थानों से मिला है? मतलब भारत के 8 स्थानों से मिला है, ठीक? तो जैसे कि 14 से लेखों का एक समूह है, तो 14 लेख देखते हैं कि कौन से लेख में मतलब 1, 2, 3 कर आखिर पहला शिलालेख में क्या बात कही गई है, कि अभी हम उनको महान शासक कहते हैं। तो यह एक बहुत ही हम लोगों के लिए अपनाने का विषय है कि इतने पुराने समय में उन लोगों का विचार इतनी अच्छी थी और हम लोग अभी इस मॉडर्न ज़माना में होकर भी कुछ विचार ऐसे हैं जो कि किसी को नुकसान होता है, किसी जीव को नुकसान होता है। लेकिन जब आप अशोक सम्राट के बारे में पढ़िएगा, तो उन्होंने कितनी अच्छी-अच्छी बात कही है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, देखते हैं। अशोक की जो प्रथम शिलालेख है, उनमें पशु बलि की निंदा की गई है, अर्थात पशुओं की बलि पर रोक लगाया गया है, बुराई किया गया है। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे पशु का एक तरह से बलि चढ़ाया जाता है, मतलब उनको काटा जाता है। तो सोचिए कि इतने पुराने आज से 2500 साल पहले कि कोई सम्राट ऐसा था जो अपनी नीति में लागू करता है कि पशु बलि नहीं होना चाहिए। पशु बलि जो करे उसकी निंदा बुराई की गई है। तो हम लोग अभी सीख सकते हैं कि पशु को बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात कही है अशोक सम्राट ने। दूसरी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे शिलालेख में है मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। अर्थात इंसान के साथ-साथ पशु को भी उतना ही महत्व दिया है जितना इंसान को और दोनों के लिए अस्पताल अर्थात हॉस्पिटल बनाया जाता था और सबको देखभाल किया जाता था। जो भी पशु बीमार हो जाते थे उनको अस्पताल में ठीक किया जाता था। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत पिछड़े इलाके में पशुओं के लिए उतनी हॉस्पिटल नहीं है, जितनी इंसान के लिए है। तो अभी हम उनसे सीख कर ये चीज़ लागू कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अशोक सम्राट को महान शासक कहा जाता है। आप पहले ही इसके शिलालेख से वाकिफ़ हो गए होंगे कि पशु बलि की निंदा की गई। मेरा तो दिल खुश हो गया कि क्या सम्राट था, इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और दूसरी
मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। सोचिए अशोक सम्राट का कितना बड़ा योगदान था, पशुओं को प्रति एक प्रेम की भावना था। जैसा कि सब धर्म में बताया गया है कि कोई भी जीव को नुकसान नहीं होना चाहिए, कम से कम हो और उनको नहीं मारना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना जैन धर्म में, जियो और जीने दो की संकल्पना है ना, तो अपना भी जियो और किसी दूसरे जीव को भी जीने दो, ओके? तो तीसरे शिलालेख है युक्त रज्जु प्रादेशिक अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। मतलब प्रादेशिक प्रादेशिक स्तर पर कौन से अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति की गई है। नीति उनका है। तो चौथे शिलालेख है ब्राह्मणों एवं शर्मन साधु की सम्मान की बात की गई है। तो जो शर्मन होते साधु संत होते थे उनको सम्मान देने की बात की गई। उस समय साधु संत मतलब आज जैसा नहीं कि एक टीका लगा लिए हो गया साधु संत, ये नहीं। उनके पास ज्ञान होता था, वो समाज के हित के लिए सोचता था। तो उन्हें साधु संत वैसे उस समाज में पाए जाते थे, होते थे, इसलिए उनको सम्मान की बात की गई। अशोक सम्राट के 5वें शिलालेख में क्या है? तो धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति। महामात्र मतलब उनका जो व्याख्या करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति। तो धम्म आखिर क्या होता है? तो इन इन धम्म पर अशोक के धम्म नीति के पर हम एक छोटा-सा वीडियो लाएँगे, उसमें बताएँगे आखिर धम्म होता क्या है और अशोक की धम्म नीति क्या-क्या थी। तो धम्म जो है वो प्राकृतिक भाषा का एक शब्द है। संस्कृत में धर्म को ही धम्म कहा जाता है। अर्थात जो धर्म जैसी बातें करता हो वो धर्म नहीं जो अभी लोक धर्म जो है वो धर्म नहीं, जो एक आंतरिक तौर पर न्याय से संबंधित हो, कर्तव्य से संबंधित हो, वो धर्म की बात। तो धम्म यूनानी जो लेख मिलता है वहाँ पे धम्म का मतलब बताया गया है, न्याय की सत्यता कहा गया है। तो इन पर हम एक क्लास और बनाएँगे, ठीक? तो तो पहला 5वें शिलालेख में क्या है? धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति और छठे शिलालेख में क्या है? सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है। मतलब सभी लोगों के हित के लिए मेरा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि अशोक सम्राट खुद कहते हैं छठे शिलालेख में कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं शयन कक्ष में रहूं, चाहे मैं भोजन करता रहूं, चाहे मैं कहीं भी किसी कार्य में संलग्न हूं, तो मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के संबंध में सूचनाएं दे सकते हैं। अर्थात कोई रोक टोक नहीं, अगर कोई प्रजा की समस्या है तो वो प्रजा उनके अधिकारी से संपर्क करने के बाद उनके अधिकारी शासक कहीं भी रहे तो वह अधिकारियों का जिम्मेदारी है उनको प्रजा की समस्या बताना। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। सर्व लोकहित मेरा कर्तव्य है। मैं कहीं भी रहूं, मेरे प्रतिवेदक प्रजा के संबंध में सलाह या सूचनाएं दे सकती है। 7वें शिलालेख में है धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। आखिर सहिष्णुता मतलब क्या? जो एक धर्म को लेकर कट्टर ना हो, सभी धर्मों के प्रति उदार भाव, उदारता मतलब कोई कोई एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं देनी है, सभी धर्म को समान मानना। तो ये सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया कौन? इससे पता चलता है कि अशोक सम्राट सभी धर्म का संरक्षण सम्मान देते होंगे। तो धार्मिक सहिष्णुता या उदारता का उल्लेख है। 8वां शिलालेख में है कि अब उसने शिकार करना छोड़ दिया है, वो धम्म की यात्रा करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस समय या अभी बहुत सारे शासक जो होते थे, शिकार करते थे। तो जब इंसान को जब जगे तभी सवेरा, तो उसी तरह जब अशोक सम्राट जगे और उनको लगा कि शिकार करना गलत है, तो उन्होंने छोड़ दिया और वह धम्म की यात्रा करने लगा। धम्म
धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगा। 9वां शिलालेख है मांगलिक कार्यों जैसे जन्मोत्सव, विवाह जैसे सामाजिक समारोह पर होने वाले अपव्यय की निंदा की गई है। अर्थात जो कुछ जैसे कि शादी होता है, उसमें कहा गया कि ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो कम से कम किया जाए। जो एक सामाजिक कोई चीज़ हम लोग करते हैं, उसमें बहुत सारे पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वही पैसा अगर किसी के भलाई के लिए कोई गरीब को दान दे दे, तो उनका हित हो जाएगा, वो भी उसका पेट भर जाएगा। तो इन्होंने सामाजिक समारोह पर जो बहुत सारे लोग खर्च करते हैं, उनकी निंदा की गई है। अशोक सम्राट के 10वें शिलालेख में क्या है? 10वें शिलालेख में राजा तथा अधिकारी को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अधिकारी हो, सभी को किसके हित में सोचना चाहिए? तो प्रजा के अवाम या पब्लिक के हित में सोचना चाहिए। 11वें शिलालेख में है ब्राह्मणों, शर्मणों एवं वरों की सम्मान की बात की गई, रिपीट हो गया है, आगे उधर भी था। तो 12वां शिलालेख क्या है? इत्जिक महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई। इत्जिक मतलब स्त्री, महामात्र नामक अध्यक्ष। तो स्त्री अध्यक्ष नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस शिलालेख में किया गया है? तो 12वां शिलालेख में किया गया है। सोचिए, वहाँ पे स्त्रियों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया जाता था और अध्यक्ष बनाने के लिए भी शिलालेख लिखा गया। तो इससे पता चलता है कि अशोक सम्राट का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति अच्छी थी, अर्थात वहाँ लिंग भेदभाव कम होता होगा। तो स्त्री अध्यक्ष नामक अधिकारियों की नियुक्ति। और 13वां शिलालेख आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग युद्ध का जब होता है तो बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसके कारण अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन होता है और हिंसा की मार्ग त्याग कर अहिंसा की मार्ग पर चलने का प्रण ठान लेता है। तो मतलब ये होता है कि मतलब पूरा हिंसा को खत्म और अहिंसक मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तो वो अशोक सम्राट को हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ? कलिंग के युद्ध में। तो 13वां शिलालेख में। और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वां शिलालेख, और ये सभी पूछे जा सकते हैं। 14वां शिलालेख में है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं। अक्सर धार्मिक जीवन जीना बहुत ही कठिन है और बहुत कम लोग धार्मिक जीवन जीते हैं। जो कहते हैं कि मैं धार्मिक जीवन जीता हूँ, तो उनके अपना जो मूल धर्म का ग्रंथ है, वो कोई नहीं पढ़ता है, नहीं मतलब उसके बारे में जानता तक भी नहीं है कि मेरा धर्म का असली ग्रंथ कौन-सा है। तो जो लोक धर्म होता है, वो काफ़ी प्रचलन हो जाता है, लोगों का अपने-अपने हिसाब से धर्म बना लेते हैं और उन्हीं को अपने धर्म से जोड़कर कहते हैं कि यही मेरा धर्म है। तो वो एक्चुअली में धर्म नहीं होता है, वो परंपराएँ बन जाती हैं। धर्म मतलब एक कर्तव्य से लिया गया है, जो कि सभी धर्म में कहीं न कहीं एक मूल जड़ में सबकी समानताएँ ही मिलती है। तो जैसे कि किसी जीव को अहिंसा मार्ग पर ज़्यादा चलने की कोशिश करता है, सत्य की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो 14वां शिलालेख में अशोक सम्राट क्या कहा गया? धार्मिक जीवन बिताने की बात कही गई। तो ये रहा अशोक सम्राट के 14 शिलालेख। तो कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से शिलालेख में क्या है, तो एक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे अशोक सम्राट के धम्म नीति पर। तो जय हिंद।